नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने लेसन 3 को कंप्लीट किया था। इसमें लेसन 4 दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक, इसमें हमने निम्नलिखित वंशों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ममलूक वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। ममलूक वंश तुर्की आक्रमणों के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासनभार संभाला था। इस क्रम में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। सबसे पहले किसका आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जिसने ममलूक वंश की नींव रखी थी। आरंभ में इसे दास वंश भी कहा जाता था। शुरू में इसे दास वंश भी कहा जाता था और इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किंतु दास वंश के नाम पर कई इतिहासविदों ने आपत्ति व्यक्त की थी। इसका अंतर्निहित कारण दास और ममलूक शब्दों के सटीक निर्धारण की वजह से था। दरअसल ममलूक और दास में पारिभाषिक तौर पर एक अंतर था। दास शब्द का अभिप्राय जन्मजात दास माना जाता था, जबकि ममलूक शब्द का अभिप्राय स्वतंत्र माता पिता की संतान था। अंततः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित ममलूक वंश ही सर्वाधिक मान्य हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को इल्बरी वंश की संज्ञा दी थी। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी शासक अल्बरी वंश से संबंधित नहीं थे। मसलन कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बरी तुर्क नहीं था, अतः इस वंश को इल्बरी वंश की संज्ञा देना भी अनुचित होगा। नेक्स्ट है वस्तुतः 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले शासकों को आमतौर पर ममलूक नाम से ही जाना जाता है। 1206 से 1290 के बीच में जिन्होंने शासन किया उसे ममलूक के नाम से ही जाना जाता है और इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल था। मुहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मुहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनौती के क्षेत्र आदि प्राप्त हुआ था। उत्तर भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र था ये उसको मुहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकारी युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया था। उसने मुहम्मद गौरी के एक अन्य विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया था। आगे है उसने अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाजा से किया जो सिंध का प्रभावी अधिकारी था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्की दास अधिकारी इल्तुतमिश से किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उसने न तो अपने नाम से सिक्के चलवाए थे और न ही खुतबा पढ़ाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिप सालार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया तथा सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया तथा लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आराम शाह लगभग 1 साल के लिए राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति, अचूक तीर अंदाज, साहसी तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यह गुलाम की अवस्था से उठकर सुल्तान के पद पर पहुंचना उसकी योग्यता तथा प्रतिभा का ही परिचय था। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से ही अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया था और यल्दौज एवं कुबाजा के प्रति उसकी नीति राजनीतिक कुशलता का प्रमाण देती है।
नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था, अतः उसकी उदारता के कारण उसे लाखों का दान करने वाले को लाख बख्श कहा गया था। सैन्य योग्यता के साथ साथ वह साहित्य और कला प्रेमी भी था। उसने 2 मस्जिद कुवत उल इस्लाम जो महरौली दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण करवाया था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुब मीनार बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। नेक्स्ट है आराम शाह 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में असंतोष, साधारण जनता में अशांति व उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था वो कौन था? आराम शाह था। हालांकि आराम शाह के ऐबक का पुत्र होने के संबंध में विवाद है। दुर्भाग्यवश आराम शाह एक कमज़ोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, अतः दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दुर्भाग्यवश आराम शाह एक कमज़ोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था, अतः दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। आराम शाह को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बदाऊं के प्रांताध्यक्ष इल्तुतमिश को एक निमंत्रण पत्र भेज दिया था। इल्तुतमिश ने निमंत्रण स्वीकार किया और दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त किया था। आराम शाह के 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार, जिसे गवर्नर कहा जाता था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय किसको राजधानी बनाया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसे गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ तथा उसकी सफलता। दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय राजपूत विद्रोह कर रहे थे। कुबाचा ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर तथा दाओब तुर्कों के हाथों से निकल चुकी थी। दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का भय था, अतः इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में इल्तुतमिश ने कई कठोर कदम उठाए, जो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है दिल्ली के अमीरों का दमन। दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया था। अतः इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के षड्यंत्रकारी अमीरों का दमन किया और सैनिक जागीरदारों को अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट है यल्दौज का दमन। यल्दौज इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था। ख्वारिज़्म के शाह के समय वह भागकर लाहौर आ चुका था, अतः इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म के शाह के आक्रमण से बचने के लिए यल्दौज के विरुद्ध 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध कर उसे बंदी बना लिया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। यल्दौज की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का संपर्क गजनी से हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और नेक्स्ट दमन इसका बंगाल के विद्रोहियों का दमन। बंगाल के गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जो इल्तुतमिश को नागवार, गुजरा
जो इल्तुतमिश को नागवार गुजरा। सन 1225 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी और गयासुद्दीन इल्तुतमिश की सेना का सामना नहीं कर सका और उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है कुबाचा का दमन। यल्दौज के दमन के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर ध्यान दिया। मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर शाह का उत्तराधिकारी भागकर पंजाब आया। उसने सिंधु, दोआब, मुल्तान के कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया था और जिससे कुबाचा की शक्ति क्षीण हो गई थी। और इस स्थिति का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने कुबाचा पर 2 दिशाओं लाहौर और उच्च से आक्रमण किया था। लाहौर और उच्च से, इन 2 दिशाओं से इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया था और आंतरिक होकर कुबाचा भागते समय सिंधु नदी में डूबकर मर गया था। कुबाचा था ये सिंधु नदी में डूबकर मर गया था। परिणामतः उसके राज्य पर इल्तुतमिश ने बाद में अधिकार कर लिया था। 40 अमीरों के दल का गठन। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था, जिसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और इस दल को उसने राजत्व का एक अंग बना लिया था। नेक्स्ट है खलीफा का प्रमाण पत्र। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि एक घोषणा पत्र के द्वारा प्रदान की थी और एक खलत भेजवाई थी। इससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। अब सही मायनों में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया था। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन। सफल कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश विजेता ही नहीं वरन सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने शत्रुओं को अपनी दूरदर्शिता तथा कूटनीति द्वारा पराजित किया था। नेक्स्ट है योग्य प्रशासक। इल्तुतमिश का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ था और फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया। के निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया। वह पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जितल, उसी ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश को कला एवं साहित्य से लगाव था और कुतुबुद्दीन द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी का मत है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सियाज रहते थे और जिन्होंने ताबकात ए नासिरी की रचना भी की थी, जिससे आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का हमें ज्ञान होता है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में होने के बाद से 1265 ईस्वी के मध्य तक का इतिहास संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। इन वर्षों में इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए और बाद में पदच्युत करके मार डाले गए। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीरों ने उसके एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी माँ शाह तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, का उसका नियंत्रण
था। फिरोज की माँ का एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन प्रारंभ करवा दिया और जिससे असंतोष फैला और विद्रोह हो गए थे। नेक्स्ट है, राज्य में फैली अराजकता और विद्रोह का फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया और उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था। जनता ने रजिया का समर्थन किया। तत्पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया और रजिया दिल्ली की गद्दी पर स्थासीन हुई। इस घटना की मुख्य विशेषता यह रही है कि पहली बार उत्तराधिकारी के मामले में जनसमूह ने निर्णय लिया। रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल रहा। 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोह का दमन किया और रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा या कोट और कुला पहनकर जनता के समक्ष आने लगी थी। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट और कुला टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी थी। उसने अख्ताओं में फेरबदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की थी। एक अबिसिनियाई दास जलाउद्दीन याकूत को उसने अमीर ए आखुर नियुक्त किया था। इन नियुक्तियों से खपा उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया सुल्तान ने तबर हिंद बठिंडा का इख्तियारदार नियुक्त किया था और उसने विद्रोह कर दिया था, जिसमें अमीर वर्ग ने उसका साथ भी दिया था। हालांकि बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी की थी। नेक्स्ट है, रजिया जब अमीरों के विद्रोह का दमन करने राजधानी से बाहर निकली तभी जलाउद्दीन याकरत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उसकी हत्या 1240 ईस्वी में कर दी थी। रजिया सुल्तान का मूल्यांकन। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह शासन किया। वह अत्यंत सफल शासिका थी जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला था। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्य परायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति भी थी। वह कौशलयुक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था और मनहाज लिखता है, मनहाज ने क्या लिखा, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। एल्फिस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। नेक्स्ट है, रजिया के बाद के शासक। 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना था। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने 2 वर्ष बाद और 1242 ईस्वी में उसकी भी हत्या करवा दी थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने अपने कार्यकाल में एक नए पद नायाब अथवा नायाब ए मुमलिकात का सर्जन किया जो संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी होगा। नेक्स्ट है, 1242 ईस्वी में बहराम की हत्या के बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया और इसके काल में बलबन नामक एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष बाद 1246 ईस्वी में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया था। नेक्स्ट है, नया सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद धर्म परायण और
सच्चरित था, परंतु वह नामात्र का शासक था। उसने शासन का कार्य नायब ए मुमलिकात बलबन को सौंप दिया था और स्वयं तुर्की अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। बलबन भी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। योग्यता के कारण नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में उसका राजनीतिक कद काफ़ी बढ़ गया था। नायाब के पद के साथ सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने? सुल्तान ने। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवाया था। 1265 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत बलबन दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बना। कुछ इतिहासकारों का मत है कि स्वयं बलबन ने सुल्तान को जहर देकर उसकी हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1286 ईस्वी तक का इनका काल था और प्रारंभिक जीवन इनका क्या था। गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया और सर्वप्रथम किसी विशेष पद हेतु इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य बनने में सफल हुआ। नेक्स्ट है, रजिया को अपदस्थ करने वाले षड्यंत्र में उसने भाग लिया। उसने नासिरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में वह काफ़ी प्रभावशाली बन चुका था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना था। बलबन की प्रारंभिक समस्याएं तथा उनका समाधान। ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण राज्य का वैभव क्षीण हो चुका था। चारों ओर अव्यवस्था का राज था और ताज की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में भय स्थापित करने के लिए बलबन ने गद्दी पर बैठते ही साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। राजत्व के संबंध में उसने दैवीय अधिकारों पर बल दिया। उसने सिजदा और पाबोस का नियम लागू भी किया था। उसने अपने दरबार को ईरानी तौर तरीकों से सजाया था। नेक्स्ट है, चालीसा दल की समाप्ति। इल्तुतमिश के काल में निर्मित चालीसा अमीरों का दल बलबन के काल तक आते आते निरंकुश, महत्वाकांक्षी एवं अत्यंत प्रभावशाली हो चुका था और वे सुल्तान के मार्ग में बाधा बन चुके थे। नेक्स्ट है, बलबन ने इनके प्रभाव एवं बढ़ती हुई शक्ति को कमज़ोर करने तथा सुल्तान की शक्ति बनाने के उद्देश्य से इनकी शक्ति कुचलने का कार्य किया था और बलबन ने छोटे अपराध के लिए इन अमीरों को कठोर दंड दिए। इस प्रकार उसने कपटपूर्ण तथा बर्बर तरीकों से चालीसा मंडल को समाप्त कर दिया और अपनी निरंकुशता स्थापित की थी। नेक्स्ट है, विद्रोह का दमन। बलबन ने सर्वप्रथम विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उनका कठोरतापूर्वक दमन किया था। सन 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां बेग ने विद्रोह खड़ा कर दिया था और अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। बलबन ने उसका दमन करने के लिए लगातार 2 बार सेना भेजी थी, जिसमें असफलता मिली। इस सफलता के बाद तुगरिल के विरुद्ध अभियान में बलबन को 2 वर्ष लग गए थे। क्योंकि तुगरिल युद्ध करने से बच रहा था। तुगरिल इस उम्मीद में था कि बलबन थककर दिल्ली लौट जाएगा, लेकिन कुछ बंजारों की सूचना पर बलबन की सेना ने तुगरिल को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, उलेमाओं को रणनीति से पृथक करना। बलबन से पहले उलेमाओं का राजनीतिक में बड़ा महत्व था, लेकिन बलबन के सत्ता में आने के बाद उसने उनके दबाव एवं अनावश्यक हस्तक्षेप और ख़त्म करने के लिए उनसे सलाह लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने उनके राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी थी।
राजतव का सिद्धांत। राजतव से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यों से है जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। के निज़ामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने राजतव के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं। और वे विचार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दैवीय सिद्धांत का समर्थन। बलबन ने राजा के दैवीय अधिकार का समर्थन किया था और बलबन ने जिल-ए-इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। बलबन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सुल्तान की शक्ति का आधार जनता तथा अमीर नहीं है। शाही वंशज होने का दावा उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज का बताया तथा कुलीनता पर विशेष बल दिया था। बलबन का प्रसिद्ध कथन था, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक कुर्द होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। ये बलबन के वचन थे। ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का पालन। सुल्तान बलबन ने दरबारी वैभव की स्थापना को समस्त कार्यों में महत्वपूर्ण समझा। उसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया। सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है सेना का संगठन। सेना का संगठन। बलबन ने अपनी निरंकुशता कायम रखने के लिए सेना के संगठन की ओर ध्यान दिया। बलबन से पहले तुर्की सेनाओं को सेवा के बदले जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी, जिस कारण अधिकांश भूमि बूढ़े सैनिकों, विधवाओं तथा नाबालिगों के अधिकार में थी। बलबन ने इन लोगों के जीवित रहने तक इस भूमि पर उनका अधिकार मान्य कर दिया। मृत्यु उपरांत ये भूमि राज्य के अधीन मानी गई। बलबन ने सैनिकों की शक्ति में वृद्धि की और उनका वेतन बढ़ा दिया तथा जो सैनिक सेवा के लायक नहीं रहे उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया गया। बलबन ने दीवान-ए-आरिज नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया। इमाद उल मुल्क को प्रथमतः यह पद सौंपा था। गुप्तचर विभाग संगठन। बलबन की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का श्रेय गुप्तचर विभाग को था। गुप्तचर विभाग का नाम बरीद-ए-ममालिक तथा गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। गुप्तचरों द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण समाचार सुल्तान के पास पहुंचते थे। जो गुप्तचर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था और गुप्तचरों को नगद वेतन मिलता था, जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर तथा गैर पक्षपातपूर्ण थी। अपराधियों को वह बर्बरतापूर्वक दंड देता था। सुल्तान प्रमुख अपराधों से संबंधित मामलों का न्याय स्वयं करता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लौ की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मुहम्मद, जो बलबन का पुत्र था, उसकी मृत्यु का बलबन के साथ स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बरनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया था। बलबन की मृत्यु के 3 वर्ष के अंदर ही बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं और सुल्तान की पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है बलबन के उत्तराधिकारी। बलबन दिल्ली के निर्माता शासकों में से एक था। उसने सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया तथा आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था की, परंतु अपने उत्तराधिकारियों के लिए वह कुछ न कर सका। उसके जीवन काल में ही युवराज शहजादा मुहम्मद की मंगोलों से युद्ध करते हुए मृत्यु और
दूसरे पुत्र बुगरा खां की सुल्तान पद से उदासीनता के कारण अपनी मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मुहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसने उसके विश्वस्तों ने ही उसके आदेश की अवहेलना करते हुए बुगरा खां के अल्पवयस्क विलासी पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया गया था। नेक्स्ट है कै खुसरो की हत्या करवा दी गई और कै कुलीन अमीर और गैर अमीर वर्ग आपस में संघर्ष करने लगे। अंततः पक्षाघात से त्रस्त कैकुबाद को एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी ने यमुना में फेंकवा दिया और 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षण और जून 1290 में उसकी हत्या कर मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना दिया गया था। नेक्स्ट है इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही ममलूक या गुलाम वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत पर सामान्य कुल के खिलजियों का शासन हो गया था। फिर किन क्या हो गया था? कुल के खिलजियों का। तो नेक्स्ट आएगा खिलजी वंश। तो आज के लिए इतना ही भाई। जिन्होंने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।